नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी बिना जाने बिना पढ़े इसे जानने का दावा कर सकता है। 19वीं सदी से पहले तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था ढंग से, लेकिन पिछले 200 सालों में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का स्वरूप उभरता चला गया। इस 200 साल 250 साल में राष्ट्रवाद के नाम पर फांसीवाद भी आया, जब लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। हमारे ही देश में राष्ट्रवाद का नाम जपते जपते आपातकाल भी आया और दुनिया के कई देशों में एकाधिकारवाद, जिसे अंग्रेजी में टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं, जिसमें आप वो नहीं करते जो राज्य और उसके मुखिया को पसंद नहीं है। सत्ता पर जिस पार्टी का कब्जा होता है वो पुलिस के दम पर आपके नाक में दम कर देती है। मेरी राय में राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा नहीं होती है, ना होनी चाहिए। मैंने कहा कि राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा तभी होती है जब उनका इरादा लोकतंत्र को खत्म कर देना होता है। क्या कभी आपने देखा है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसी नीति, घटना और घोटाले के वक्त अपने ही दल के खिलाफ देश हित में नारे लगा रहे हों कि उनके लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है? ऐसा होता तो बीजेपी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता 2G के खिलाफ सड़कों पर उतर आए होते। ऐसा होता तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता व्यापम घोटाले पर पार्टी से इस्तीफा दे देते। देश जब 200 रुपए किलो दाल खा रहा था तो अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता पीवी सुजीत की हत्या कर दी गई। क्या आप उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस सीपीएम के नेता इस हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? क्या आप उम्मीद करेंगे कि बीजेपी के सभी नेता अपने ही नेता ओपी शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? निंदा परनिंदा छोड़ दीजिए। इसलिए दलों की राजनीति दलों के हित के लिए होती है। हिंसा का इतिहास आपको हर राजनीतिक दल की सरकार में मिलेगा। आप हर घटना को राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं देख सकते। दंगे किस दल की सरकार में नहीं हुए और किस दल का नाम नहीं आया, तो क्या आप उन्हें गद्दार या राष्ट्र विरोधी कहेंगे? मैं यह नहीं कह रहा कि राजनीतिक दल के लोग देशभक्त नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। हर दल अपनी सोच के हिसाब से देश को सजाने संवारने की कल्पना करता है और उसके कार्यकर्ता जीवन सौंप देते हैं। लेकिन जब धर्म, नस्ल, रंग, भाषा और यहां तक कि टैक्स के नाम पर आजकल राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है तो उसका इरादा राष्ट्रवाद सिर्फ नहीं होता है, उसका इरादा कुछ और होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर अपना एकाधिकार कायम करना होता है, हर दलील को चुप करा देना होता है। जहां दल और नेता की चलती है, बाकी सब उसके इशारे पर चलते हैं। जेएनयू में जिन छात्रों ने भारत को तोड़ने और बर्बादी के नारे लगाए, उनकी अभी तक पहचान क्यों नहीं हुई है? क्यों सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं? सभी ने इनका विरोध किया। जेएनयू के तमाम छात्रों और शिक्षकों ने भी। कुछ का तो यह भी मत है कि ये अगर इन्होंने लगाया भी है तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए। फिर भी शिक्षकों का और छात्रों का विरोध कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर है, जिसके खिलाफ अभी तक देशद्रोह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि अब अगर वो जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो विरोध नहीं करेंगे। वो नौजवान है, उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। इस हृदय परिवर्तन से पहले गली गली में रैली कर जेएनयू को बदनाम किया गया कि वहां राष्ट्र विरोधी तत्व पढ़ते हैं। पटियाला कोर्ट में दूसरे दिन जो हुआ वो क्या है? क्या कोई भीड़ हाथ में तिरंगा लेकर खड़ी हो जाएगी तो वो हमसे, आपसे ज्यादा देशभक्त या राष्ट्रभक्त हो जाएगी? क्या आप तिरंगा लेकर लोगों को डराया जाएगा और इंसाफ के हक से वंचित किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भी दूसरे दिन कन्हैया कुमार के साथ मारपीट की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिन वकीलों को कोर्ट के भीतर जाने की अनुमति दी थी, उन्होंने बताया कि मां बहन की गालियां तक दी गई। भय का वहां माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर सुनवाई रोक दी और कोर्ट रूम को खाली कराया। कन्हैया कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 30 हजारी कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि पटियाला कोर्ट मामले में यदि किसी वकील को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली पुलिस का विरोध किया जाएगा। दिल्ली के तमाम बार संघ हड़ताल पर जाने का विचार कर रहे हैं। सुनवाई हुई नहीं, फैसला आया नहीं, लेकिन चैनलों, वकीलों और संगठनों ने आतंकवादी घोषित कर दिया। अगर ऐसी ही भीड़ आपको घर से उठा ले जाए और हाथ में तिरंगा लेकर घोषित कर दे कि आप आतंकवादी हैं और मार दे, तो आप इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? इतिहास में यह सब हो चुका है। राष्ट्र विरोधी बताकर राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं इतिहास में हुई हैं, आज के वर्तमान में हुई है, केरल के कन्नूर में भी हुई है। जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को गैस की भट्टी में झोंक दिया गया। ये राष्ट्रवाद के अपने खतरे हैं। इन खतरों पर हमेशा रोज बात होनी चाहिए, तब तो और जब लोग राष्ट्रवाद की खूबियां ज्यादा बघारने में जुट जाएं। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ छात्रों ने आजादी के नारे लगाए और अफजल गुरु का समर्थन किया। इन्हें रेडिकल ग्रुप का बताया जा रहा है। एक छात्र ने सफाई दी कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में आजादी का नारा लगाया, तो एक छात्रा ने कहा कि उसने कश्मीर की आजादी और अफजल गुरु के लिए नारे लगाए हैं।
उसने कहा कि मेरे नारे राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो पीडीपी से मिलकर सरकार बनाई है और पीडीपी के लिए अफजल गुरु शहीद है। कई छात्रों ने ऐसी सोच का विरोध किया है और तमाम संगठनों ने निंदा की है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे, बाहर के असामाजिक तत्व थे। वाइस चांसलर ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत की वजह से छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। कानून के पन्ने पर देशद्रोह की अलग समझ है और जनता के दिलो दिमाग में अलग। जनता बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है, हमें यह भी मानना पड़ेगा। इतिहास के किताबों में राष्ट्रवाद को लेकर अनंत व्याख्याएं हैं। अव्वल तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों में ही मीलों का अंतर है। एक जटिल मसले का अगर हम बात बात में राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे तो आप दर्शकों को राष्ट्रवादी होने से पहले इतिहास की 10-20 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। राष्ट्रगान लिखने वाले टैगोर ने राष्ट्रवाद को अजगर सांपों की एकता नीति कहा था। इस तरह के उदाहरणों से भी हमारी समझ बहुत साफ नहीं होती है, मगर राष्ट्रवाद को उच्चकों की शरण स्थली, स्काउंडल्स भी कहा गया है और राष्ट्रवाद के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिए हैं। जेएनयू में प्रोफेसरों ने राष्ट्रवाद पर अगले एक हफ्ते तक सार्वजनिक क्लास लगाने का फैसला किया है। 5 बजे से यह ओपन क्लास लगेगी। बुधवार को प्रोफेसर गोपाल गुरु ने हजारों छात्रों के बीच पहला क्लास लिया। टॉपिक था कि राष्ट्र क्या है। इसके बाद प्रोफेसर जी अरुणिमा, तनिका सरकार, निवेदिता मेनन, आयशा किदवई, अचिन विनायक का राष्ट्रवाद पर लेक्चर होगा। जेएनयू की लाख बुराइयां कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में यह खूबी आपको सिर्फ जेएनयू में मिलेगी। मेरी तरफ से 2 गुजारिश है और शिकायत है। एक की यह ओपन क्लास हो सके तो हिंदी में हो, और दूसरा इसमें आरएसएस से जुड़े प्रोफेसरों को भी राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाना चाहिए। हमारे आज के मुख्य वक्ता राकेश सिन्हा भी कम नहीं है इस पर बोलने के लिए। खैर, राष्ट्रवाद 19वीं सदी की सबसे ताकतवर विचारधारा रही है, जिसने हम इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति जैसी सोच ने तमाम तरह की विविधताओं को कुचल दिया, तो कहीं इन विविधताओं ने इस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हुए खुद को बचाए भी रखा। कई लोग कहते हैं कि सियाचिन में जान देने वाले सैनिक को क्या यह छूट है कि वो अफजल गुरु के लिए नारे लगाए, लेकिन क्या इसी देश में जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे सैनिकों के कुर्ते नहीं फाड़े गए, उनके मेडल नहीं खींचे गए? सैनिकों की चिंता है तो जंतर मंतर पर सैनिक महीनों बाद भी क्यों बैठे हैं? क्या वे देशद्रोही हैं? कुछ ने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से जेएनयू क्यों चले, बंद हो जाना चाहिए। इस तरह की बेतुकी दलील देने वाले यह भी कहते हैं कि आईआईटी, एम्स और आईआईएम के छात्र टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हैं और देश सेवा छोड़कर विदेश नौकरी करने चले जाते हैं। टैक्स राष्ट्रवाद ने क्यों आवाज ये नहीं उठाई कि बैंक और उद्योगों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज क्यों माफ हो रहे हैं और गरीब किसानों के हजारों करोड़ के कर्ज क्यों नहीं माफ हो रहे हैं? जाहिर है टैक्स राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी है। ये अमीरों की जेब का एक संगठन है, एक सोच है। इकोनॉमिक टाइम्स में आज स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने एक लेख लिखा है। ये मुझे पसंद है इसलिए मैं दे रहा हूं, लोगों ने बहुत सारे विरोध में भी लिखा है। लेख का उन्वान है कि राष्ट्रवाद विरोधी महज एक गाली है, एक मुक्त समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक मिसाल दी। 1933 का साल था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में इसी बात पर बहस हुई कि यह सदन सभा किसी भी परिस्थिति में किंग, राजा या देश के लिए नहीं लड़ेगा। प्रस्ताव पास हो गया और पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई। जमकर छात्रों को गालियां दी गईं, आलोचना हुई, लेकिन किसी को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ब्रिटेन से अलग होना चाहती है, अपना स्कॉटिश राष्ट्र बनाना चाहती है, तो क्या उनके नेताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए? ऐसा वहां हुआ नहीं। अय्यर ने इस तरह के कई उदाहरण दिए। दुनिया के नक्शे में राष्ट्रवाद बनने की प्रक्रिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है। कई राष्ट्र तबाह हो रहे हैं तो कहीं बिखर रहे हैं, कहीं फिर से बन रहे हैं। हर साल कहीं नया झंडा बनता है तो कहीं पुराना गायब हो जा रहा है। जेएनयू की घटना के बाद बीजेपी और संघ इस बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे कि राष्ट्र विरोधी नारे को, भारत विरोधी नारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसे गोली मार देने की बात तक कही गई। कानून अदालत का कोई लिहाज नहीं, राष्ट्रवाद कानून हाथ में लेने का लाइसेंस नहीं है। असम में ही बोडो अलग राज्य की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनके एक गुट के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव भी लड़ा। इसी देश में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर खून खराबा भी हुआ। क्या राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े लोगों का मुकदमा नहीं लड़ा? क्या जेठमलानी को बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया, अपनी पार्टी का सदस्य नहीं बनाया? पीडीपी की अफजल गुरु के बारे में क्या राय है, कौन नहीं जानता? उनके साथ किसने सरकार बनाई, कौन नहीं जानता? दिक्कत यह है कि जब इतिहास पढ़ने की बारी आती है तो आप और हम, ज्यादातर हम,
इतिहास का मजाक उड़ाते हैं, फिर जब राजनीति करनी होती है तो इतिहास की अनाप शनाप व्याख्याएं करने लगते हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रवाद का राजनीतिक इस्तेमाल राष्ट्रवाद की कोई नई समझ पैदा कर रहा है, कोई खतरे की आहट है, या जो पहले कई बार हो चुका है उसी का बेतुका संस्करण है, या किस तरह से उभर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। क्या हम इन खतरों को देखने या इसकी संभावनाओं को समझने में सक्षम है, या बहुत ज्यादा हमारे भीतर डर पैदा किया जा रहा है, क्या ऐसा है? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं और अभय कुमार दुबे हैं। इस बीच ये खबर जेएनयू से आ रही है कि जेएनयू के एबीवीपी यूनिट से जुड़े कई छात्रों ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और हुलिगनिज्म यानी गुंडागर्दी दोनों में फर्क है, और जिस तरह से झंडे का इस्तेमाल हुआ है और वगैरह वगैरह चीजें हुई हैं, वो इसका विरोध करते हैं और अपनी पार्टी से, संगठन से इस्तीफा देते हैं। अजय दुबे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देशद्रोही हैं, तो क्या आप मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि मेरे इस गुस्से में और ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति में राष्ट्रवाद के क्या खतरे हैं और क्या समझ है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं हंस दूंगा। क्यों? आप हंस देंगे? मैं हंस दूंगा क्योंकि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो नहीं है जो कि जर्मनी में था, जहां पे यहूदियों को भट्टी में झोंक दिया गया था। स्वामीनाथन अय्यर ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसमें कोई भारतीय उदाहरण नहीं है, और वो कमी मैं पूरी किए देता हूं। जब हिंदुस्तान में 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की अपील की, तो उस वक्त अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। वो तो ब्रिटिश सरकार के अंग थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थी। लेकिन क्या गांधी जी ने उस वक्त, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति अपने चरम पे थी और भारतीय आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, इनमें से किसी को देश का गद्दार कहा? इसमें किसी को राष्ट्र विरोधी कहा? किसी की देशभक्ति के ऊपर कोई शंका की? गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब लोग स्थायी रूप से कांग्रेस के, कांग्रेस, मैं ये कहता हूं गांधी जी इतने बड़े नेता उस वक्त भी थे, और मैं तो कहता हूं अपने देहांत के बाद आज भी इतने बड़े नेता हैं, सब लोग उनकी नाम की संबई भरते हैं। अगर गांधी जी ने इनमें से किसी को राष्ट्रवाद विरोधी कह दिया होता, किसी को गद्दार कह दिया होता, तो आज तक उस बिल्ले से पिंड छुड़ाने की वो कोशिश कर रहे होते और नाकाम हो रहे होते। आरएसएस कितना भी हिंदू हिंदू कहता रहता, लेकिन गांधी जी द्वारा लगाए गए उस आरोप से बचना और उससे अपने आप की हिफाजत करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बहुत छोड़, हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उधर तो जवाहरलाल नेहरू भाग्य के साथ मुलाकात का भाषण दे रहे थे आधी रात को, और इधर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में समाजवादी और दूसरी विचारधारा के लोग नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे थे कि यह आजादी झूठी है। उनको भी कभी राष्ट्रवाद विरोधी नहीं कहा गया, उनको भी भारत की आजादी का विरोधी नहीं कहा गया। तो भारतीय राष्ट्रवाद इस तरीके से बना है। इसका उदाहरण लोग नहीं दिया। देखिए ये है पूरा परिप्रेक्ष्य जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रवाद को देखना चाहिए। एक ही बार में झंझना गया कपार, मतलब कैसे लोग एंकर लोग करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं, राकेश सिन्हा, यू आर द वन हु इज द रियल, क्या बोलते हैं उसको, देशद्रोही। देखिए, मैं इस पूरे बहस को यह मानता हूं। नहीं, इस क्रोध की प्रक्रिया पे भी आप टिप्पणी कीजिए। इस पे अभय जी भी नहीं किया। ये जो अगर हम ये निशानदेही और क्रोध, मतलब आप जवाब जरूर दीजिए, उस पे भी टिप्पणी कीजिए। देखिए, मैं जब आप कहेंगे आप देशद्रोही हैं तो और चीख के, उंगली दिखा के 500 लोगों को ले आके कहूं तो मैं यही कहूंगा कि आप उसकी जो सजा देना चाहते दे दीजिए। मैं एक बात इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्रवाद पर जो आप बहस कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो घटनाएं घट रही हैं उस इतर उसका वैचारिक आधार क्या है। ठीक है। तो पहले एक पंक्ति में मैं कहूं कि भारत का राष्ट्रवाद और पश्चिम में जो राष्ट्रवाद का डिबेट है उसमें एक बुनियादी अंतर है। और आज भी नहीं, वो उसको मैं एक ही लाइन में समझ कहूंगा। पश्चिम के अधिकांश चिंतक कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्र बनाया, चूंकि वहां भाषा के आधार पर राष्ट्र बना। ऐसा? हाँ, अधिकांश चिंतक यही मानते हैं कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्र बनाया, जो लेटेस्ट राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा का इस्तेमाल जैसे ग्लेनर हैं, जो लेटेस्ट उन्होंने राष्ट्रवाद की किताब लिखी, उनकी किताब 24 भाषा में 1,60,000 किताबें बिकी। ठीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक प्रोडक्ट है और राष्ट्रवाद ने राष्ट्र को बना, राष्ट्र ने राष्ट्रवाद से राष्ट्र बना, जैसे भाषा के आधार पर राष्ट्र बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र बने। भारत की स्थिति डिफरेंट है। भारत में है कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद आया। उसका मैं एक पंक्ति में कहता हूं, वो क्या है कि एक वेद का श्लोक है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये प्राचीन काल में जब राष्ट्र के ऊपर कोई डिबेट नहीं था, तब हमने कहा कि जो हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी अधिक पवित्र और पूजनीय होती है। तो जन्मभूमि और राष्ट्र में अंतर है। मैं यही आता हूं। तो भारत का जो विकास हुआ एक सभ्यताई के परिप्रेक्ष्य में हुआ।
सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो भारत का राष्ट्रवाद उस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसीलिए मैं रवीश जी एक बात कहता हूं, जो आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही, उसमें बहुत बातों से मैं अंतर करता हूं जो संघ के संबंध में कहा, बाकी बातें आपकी सब अच्छी थी। वो क्या है नहीं, जो आप अंतर करते हैं तो वो भी आप बता नहीं, वो भी बता दूंगा, एक आध लाइन में तो बता ही दीजिए। हाँ, बता दूंगा। देखिए भारत का राष्ट्रवाद कोर्सिव नहीं है, पश्चिम का राष्ट्रवाद में कोर्सन है, जिस जर्मनी का आपने उदाहरण दिया, उसका एक उदाहरण देता हूं। बार बार पीडीपी की बात भी, भारत का हाँ मैं बता रहा हूं, बार बार भारत का राष्ट्रवाद कोर्सिव नहीं क्यों है कि देखिए अभी आधुनिक उदाहरण लीजिए, नागालैंड में एंटी इंडिया मूवमेंट चला, कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, मिजोरम में चला लालडेंगा का, सब जगह हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो सीमांत क्षेत्र, सेना का कोई रोल नहीं है कहीं? मैं उसको ठीक है, वो आजकल के माहौल में तो डर रहे हैं हम लोग। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमने राष्ट्रवाद को इवॉल्व कराने की कोशिश की। एक दूसरा जो प्रोसेस के साथ चलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में एक एसिमिलेशन का प्रोसेस चलता है। यदि पश्चिम का पैरामीटर माने तो लैंग्वेज के आधार पर यदि भारत में राष्ट्र बनाए तो 3000 राष्ट्र बन जाएंगे, यदि धर्म के आधार पर बनाए तो सैकड़ों राष्ट्र बन जाएंगे। तो हमने ये कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का एक साधारण मतलब यह है कि आप अपनी जन्मभूमि, जो आपकी जन्मभूमि है, उसके प्रति आप एक इमोशनल एफिलिएशन। अगर आप यहां रुकें तो मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि आपने वेद के श्लोक का उदाहरण दिया, जननी जन्मभूमि, लेकिन ये और सभ्यता का उदाहरण दिया, तो सभ्यता यूरोप में भी पहले थी, ऐसा नहीं है कि जब वहां पर एक तरह से इवॉल्व आया, और सभ्यता कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, मैंने उसमें सामंतवाद है, उसमें कई तरह के शोषण है। हम आजकल वो कल्चरल प्रोग्राम के प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं ना कि प्रगति मैदान में सिविलाइजेशनल कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस पुराने श्लोक का देते हैं तो ये भी देखा गया, जो अध्ययन करने वाले रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक आप उस आइडिया को, जो आज का आइडिया, जो 19वीं सदी का आइडिया है, उसको वहां ले गए जाके जहां कोई राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन वो जन्मभूमि की बात थी जो आज के आइडिया से मैच कर जाती है। ये मेरी जन्मभूमि है, जो इसकी एक सीमा है। तो एक आपको नहीं लगता कि ये 19वीं सदी की बात को अब और पीछे ले आकर एक दूसरे तरीके से राष्ट्र को देखने की कोशिश करते हैं, जैसा यूरोप में भी देखा गया है? ऐसी बात नहीं है कि इस प्रवृत्ति से नहीं देखा गया। देखिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि अलग है हमारा नजरिया। एक मैं अभय जी से सहमत हूं कि, या वो शायद ये सहमत होंगे कि भारत की जो इंपीरिक राष्ट्रवाद की जो वास्तविक जो बिंदु है, उस पर हमने अध्ययन नहीं किया। हमने पश्चिम के पैरामीटर से भारत के राष्ट्रवाद का, ये हो सकता है, लेकिन उसका मैं 2 उदाहरण बताता हूं कि देखिए टैगोर क्या कहते हैं। टैगोर राष्ट्रवाद को कहते हैं ये मैकेनिकल है, ये सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर लोग इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल आधार पर। उन्होंने कहा इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक दूसरे समाज का नाम लिया, स्वदेशी समाज सुविस्थापित किया, जिसे भावना होती है, इमोशंस होता है। जो स्वदेशी समाज की बात टैगोर कर रहे हैं, वास्तव में राष्ट्रवाद उसी को भारतीय राष्ट्रवाद रिफ्लेक्ट करता है, जिसे इमोशंस होता है एक दूसरे के प्रति, और पूरा अर्थ अपना है। इसे भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है, पूरा भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है, मैं इसको समाप्त कर दूं। भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है कि स्पेसिफिक होते हुए भी, जन्मभूमि का साथ होते हुए, एक लार्जर ह्यूमैनिटी के कंसर्न को एड्रेस करते हैं। पर ये दोनों खूबियां किस राष्ट्रवाद में नहीं है? मैं बताता हूं, ह्यूमैनिटी के कंसर्न वाला साम्राज्यवाद। मैं इसका बताता हूं कि पश्चिम में जितना सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, और जो जर्मनी में आपने देखा, कोर्सन के एग्जाम छोटे मोटे, वहां भी लार्जर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है। संदर्भ के अनुसार राष्ट्रवाद बदलता है, ऐसी बात नहीं। यहां पर कोर्सन मिनिमम हुआ है, यहां एसिमिलेशन एंड ठीक है, कोऑप्शन। लेकिन आपने जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, वो मैं अभी दर्शकों को बता दूं कि वो अगर चाहें तो सब्यसाची भट्टाचार्य ने ईपीडब्ल्यू में उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण लिखा है, और मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अभी अचानक जाके टीवी में क्लासरूम की तरह ठेल देना, गोपाल गुरु निवेदिता के लिए छोड़ देता हूं। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया। आप भी एक, आपका भी एक राइट विंग का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए। और क्या, जब बहस हो रही है तो होना चाहिए जिसमें सारे लोग सुने। इसमें यही तो जेएनयू की विशेषता है कि वो डिबेट को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जब सम्मेलन होगा राष्ट्रवाद पे तो आप निवेदिता मेनन को बुलाएंगे। मैं तो अपने यहाँ सब लोगों को बुलाता था। आप अपने यहाँ बुलाते, और मैं बताऊं रवि, ठीक है, मैंने आपको कई बार आमंत्रित किया, आप नहीं आए, तो मैंने आपकी, और मैंने इस वजह से मैं नहीं आया, किसी और अभय जी आए, एक मैं भी आ जाऊंगा, और एक मार्क्सवादी को बुलाया, उसके कारण जनसत्ता ने 4 हफ्ते तक डिबेट चलाया गया। क्यों बुलाया? डिबेट चलना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्यों बुलाया? मैं तो डिबेट चला रहा हूं कि उन्होंने 7 क्लास लिया तो 1 क्लास आपका क्यों नहीं लिया? अगर आरएसएस में कोई नहीं है और आप ही हैं तो आपको बुलाना चाहिए, अगर कोई नहीं मिल रहा है नेशनलिज्म पे बोलने के लिए। यही विशेषता है, लेकिन जो उन्होंने टैगोर का उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं जो समझा सब्यसाची भट्टाचार्य को पढ़ते, टैगोर का भी राष्ट्रवाद की समझ जो है वो बहुत उभरती जा रही है। अगर हम संक्षेप में ना दें, अजगर सांपेर एक को नीति, मतलब अजगर सांप की नीति है, मतलब राष्ट्रवाद। आज टैगोर होते तो लोग पता नहीं क्या करते, उनकी दाढ़ी नोच लेते कि क्या करते। मेरा कहना है कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो हिंदी के क्षेत्र के व्यक्ति हैं,
हिंदी का चैनल चला रहे हैं। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा था? क्या कहते? प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है, तोड़ी जा सके। नहीं, प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है। प्रेमचंद ने कहा था। और जो कमल किशोर गोयनका ने उनका जो संकलन किया उनके निबंधों का, उसमें ये निबंध भी मौजूद है, और राकेश जी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि वो गोयनका जी का अक्सर जिक्र करते रहते हैं। दूसरी बात, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जापान गए, जापान में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जब उन्होंने वहां पर मंच पर खड़े होकर राष्ट्रवाद की बहुत कठोर आलोचना की तो जापानियों का उत्साह ठंडा हो गया। और फिर पूरे जापान में उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। रविंद्रनाथ ठाकुर लगातार राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे, क्योंकि राष्ट्रवाद में एक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रवाद हो, मैं भारतीय राष्ट्रवाद का प्रशंसक हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्रवाद हो, वो समाज को हम और वे में बांटता है। कहीं भी हर जगह हमेशा हम और वे में बांटता है। जैसे कि सावरकर, वीर सावरकर, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने राष्ट्रवाद को पुण्य भूमि और जन्मभूमि की अवधारणाओं में बांट दिया। राकेश जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनकी जन्मभूमि भारत हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि नहीं है तो उन्हें पूर्ण नागरिक होने का अधिकार नहीं है। तो वो हमेशा होता यह है कि जो 19वीं सदी में और तुरंत 20वीं सदी में राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं दी गई, उन्हें अगर आप आज के जमाने में लागू करेंगे, जब राष्ट्रवाद की ये परिभाषाएं पुरानी पड़ चुकी हैं, जबकि जो भारत में नहीं रहता है, जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको भी भारतीय राष्ट्र के निकट लाने के उद्यम में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, और कैसे उसको पूर्ण नागरिक भारत का बनाया जाए, बस उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ऐसे जमाने में जब भारत के अंदर आप ऐसी राष्ट्रवादी राजनीति करेंगे जो कि हम और वे में समाज को विभाजित करेगी, राजनीति को विभाजित करेगी, तो क्या होगा? बात ये आप दोनों के उदाहरणों से कि मुझे भी ठीक लग रहा है कि आप भारतीय संदर्भ में, खासकर हिंदी के संदर्भ में आप लोग उदाहरण दे रहे थे, ये ठीक है, यहां तक बात ठीक है। बांटने वाली बात और आप एनआरआई वाली बात, मैं ये कह रहा हूं कि सावरकर हो या कोई भी हो, 19वीं और 20वीं सदी में ये एक प्रवृत्ति थी कि जो उस वक्त के चिंतक थे, वो एक राष्ट्र, चूंकि कई तरह के देश बन रहे थे, उपनिवेश के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, सब कोई नेशन को डिफाइन कर रहा था, ठीक है, चाहे टैगोर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, हर कोई कर रहा था। आज के इस दौर में हम डिफाइन कर रहे हैं या लाठी लेके? नहीं, यहां आपसे सर, हाँ, मैं देखिए आपसे एक बात मैं टिप्पणी कर दूं जो अभय जी ने कहा। देखिए, प्रेमचंद ने या टैगोर ने जो राष्ट्रवाद शब्द की आलोचना की, अवधारणा की आलोचना की, उनका काल और पृष्ठभूमि देख लीजिए। उस वक्त यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम पर ही सब नंगा नाच हो रहा था। जैसे आप जर्मनी का लीजिए, आज भी हो रहा है। मैं कहूं, आज भी मैं क्या कहा, 20 से 25 मुल्कों में मैंने क्या कहा, स्टेट कायम मैंने कहा कि उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की आलोचना की वो हमारा राष्ट्रवाद नहीं है। शब्द वही है, नेशनलिज्म शब्द वही है, चूंकि यूरोप से आया है। राकेश जी, ये आपने अच्छी तरह से रेखांकित किया, लेकिन क्या आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद में भी उसी तरह की कमजोरियां हैं जो यूरोपियन राष्ट्रवाद में रही हैं, उसी तरह के खतरे हैं जो जर्मनी में रहे हैं? उस खतरे का जवाब आप ये बताइए कि जो लाठी लेके और झंडा लेके जो खड़े रहे, ये जर्मनी में नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं कि हर विरोधी को कम्युनिस्ट बताना जर्मनी में नहीं हुआ। आप तो पढ़े हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं जो आपने मुझे, मैं आपका एक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप अकेले टीवी चैनल हैं, मैंने और टीवी चैनल मैं चिल्लाने वाला हूं? नहीं, चिल्लाने आपने अपने इंट्रोडक्शन में, आपने अपने इंट्रोडक्शन, राकेश सिन्हा, यू आर द वन, आपने अपने इंट्रोडक्शन में सुजीत की बर्बर हत्या की बात रखी। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो विमर्श हो रहा था, उस विमर्श को एक पक्षीय और यूरोप केंद्रित बनाने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किया। यही कारण है कि हमारे जैसे लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। शिकायत है कि वहां राकेश सिन्हा क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है? एक तरह उसको बात भटक गई। दो बातें मैं दो बातें जोड़ दी। भारत में राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, उसमें कल्पना है कि राष्ट्र के साथ वो राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद से राष्ट्र नहीं बना। इसीलिए हम अपनी संस्कृति और विरासत को महत्व देते हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो सबसे सेकुलर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आपको अपनी विरासत से हृदय में झंकृति होती है या नहीं होती है? जब विरासत की, सर, ये जो पॉलिटिकल कल्चर के रूप में नेशनलिज्म यूरोप में था, तो वहां भी कई तरह के इस तरह के ड्रामेबाजियां विरासत नहीं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, नहीं का जो बलिदान है, उसका उस तरह से उत्सव नहीं मनाया गया। रायकोन को पढ़ लीजिए, हेस को पढ़ लीजिए, ग्लेनर को पढ़ लीजिए, राष्ट्रवाद पर जितने डिबेट चले, एंडरसन को पढ़ लीजिए, स्मिथ को पढ़ लीजिए, किताब बताएगी दर्शक टीवी छोड़ के चीखने चिल्लाने वालों के पास चला जाए। स्मिथ को पढ़ लीजिए। सब लोगों ने राष्ट्रवाद को ज्यादातर राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा से जोड़ा है, उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष को कम रखा है। भारत में जो मैं कह रहा हूं, जो आरएसएस और बीजेपी कहना चाहती है, वो कहना ये चाहती है, जब आप राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं
तो आप अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को और सांस्कृतिक इतिहास को उपेक्षित ना करें। सिर्फ एक ही संदर्भ है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जैसे प्रोफेसर जानबूझकर एक्सक्लूजन में विश्वास करते हैं। वो पॉलिटिकल अभी 7 दिन है, उनका क्लास है, लोगों को जाके सुनना चाहिए। राकेश ने जो बात कही उस पर एक कमेंट कर दूं। देखिए, ऐसा लगता है, अभी इससे पहले भी संघ के एक विचारक को आप ही के चैनल पे सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जेएनयू में कम्युनिस्टों के साथ में या वामपंथियों के साथ में एक पुराना हिसाब है जो आज चुकता किया जा रहा है। वो पहले भी होता रहा, समय समय पे इनके बीच में लड़ाई हिंदुत्ववादियों की तरफ से एक पुराना हिसाब है जो आज चुकता किया रहा है कि उनके पास सत्ता आ गई है, इसलिए वो चुकता करने के लिए अपने आप को समर्थ पाते हैं, या इनके पास भी ज्यादा पीएचडी स्कॉलर हो गए होंगे। मेरा निवेदन यह है कि वो पुराना हिसाब है, आपकी सरकार नहीं है, वो कोई नई बात नहीं, मतलब पॉलिटिकल लड़ाई तो दोनों में है। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार नहीं है और इस सरकार का इन्हें नित्य नवीकरण करना है। अगर ये नित्य नवीकरण नहीं करेंगे और पुराने हिसाब किताब में फंसे रहेंगे तो इनकी सरकार आई, इनको संरक्षण होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर राकेश जी, मेरा ये कहना है कि हम राष्ट्रवाद की जो भी व्याख्या कर लें, क्या उसमें दूसरी व्याख्याओं की जगह नहीं है क्या? अगर हम करेंगे तो क्या देशद्रोही हैं? अगर कोई कहे कि ये आजादी झूठी है, ये किसने नारा नहीं लगाया इस देश? मैं तो कहता हूं, आप लोगों ने भी 70 बार लगाए होंगे अगर गूगल करूं तो। मैं कह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद में कोर्स से नहीं था, लेकिन जो तो ये तो वो प्रवृत्ति दिख रही है ना। देखिए, ये एंगर का कारण बताता हूं मैं आपको। एक एंगर का कारण बताता हूं, मैं कारण बताता हूं। अब देखिए एंगर क्यों आता है। पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की बात मैं कहता हूं, वो फोर्थ स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। सुजीत को मारा गया, बर्बर तरीके से मारा गया। 6 सीपीएम के लोग गिरफ्तार हुए। हत्या इसलिए इंपॉर्टेंट है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में 2 मेंबर हैं, बाला सुब्रमण्यम और पीएन विजयन। 2 मेंबर एक ही जिले से हैं। और केरल के 20 में से 5 लोग सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में हैं। 20 में 5 मेंबर केरल से। उस कन्नूर में हत्या होती है, 160 हत्याएं हुई हैं। आज तक टेलीविजन चैनल ने, देखिए मैं इसको पूरा चैनल की प्रवृत्ति तो जान गए। जेएनयू चल रहा है तो जेएनयू चलेगा, मैं इसको पूरा कर चलेगा तो मैं इसको पूरा कर जानते हैं रवि जी, मैं पूरा कर लूं, मैं पूरा वो जो कि सही नहीं है, मैं पूरा कर लूं कि आज मुझे सैकड़ों लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखो इस पर डिबेट हो, मारपीट हुई है कोर्ट में, लेकिन एक डिबेट हम अपने मकसद से भटक रहे हैं। हम उस पर जरूर कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये देशद्रोही, ठीक है, ये जो कोर्ट में जो झंडा लेके खड़े हैं, अगर मैं आपको खींच के 4 लोग मुझे खींच के ले आए, मार दें सड़क पे, इस तरह से फोन करके धमकी देते रहते हैं और झंडा लेके खड़े हो जाएं, कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। देखिए, झंडा और भारत माता, और जो ओपी शर्मा ने किया वो राष्ट्रवाद का प्रदर्शन है। मैं साफ तौर पे कहता हूं, झंडा और भारत माता की जय बोलकर यदि आप वायलेंस करते हैं तो उस वायलेंस की कोई समर्थन नहीं कर सकता, वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। जो लोग दूसरे राष्ट्र, मैं कहता हूं, अब वो लोग मेरे पास आएंगे तो मैं आपका पता हाँ, मैं कह रहा हूं, वो उस वास्तव में मुद्दे पर जो वास्तव में डिबेट चलता है कि इस देश में कुछ ऐसे ताकतें और विचारधारा है। मैं मानता हूं जो नारे लगे थे जेएनयू, वो एम्प्टी स्लोगन्स नहीं है, वो किड्स नहीं है, वो परिपक्व छात्र हैं जो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन। चलो 10 हो चाहे 20 हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लगा है चाहे एक ही हो, वो जानबूझकर अफजल गुरु एक कातिल का एक हत्यारा। हाँ, ये ठीक पॉइंट है। अगर अफजल गुरु का आप जिक्र कर रहे हैं तो अब वो लोग कह रहे हैं कि आप तो खुद जाके उनके साथ सरकार बनाए। मैंने क्या कहा? मैं कह रहा कि देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप अफजल गुरु पर डिबेट कीजिए, लेकिन आप बाहर, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं वो डिबेट भी नहीं करना चाहते। आप घर पीडीपी वाले तो राय बना, मैं पूरा कर दूं। देखिए, हर घर में अफजल पैदा लेगा और तुम्हारा कातिल जिंदा है। देखिए, सवाल उठता है कि किस संदर्भ में, किस प्रकार से आप चीजों को रख रहे हैं। ठीक है, आप जेएनयू में ऐसा नहीं कि एकेडमी, मुझे एक बात बताइए, नहीं उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, उसकी सबने निंदा की है। एक बता दो मुझे, एक बात बताइए कि वो भी अगर खराब है तो ये अफजल गुरु को जो शहीद मानती है पीडीपी, आप उसके साथ सरकार कैसे बना लेते हैं? मैंने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रवाद में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोऑप्शन करके, डेमोक्रेटिक, तो ये कोऑप्शन इधर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, नारा लगाने पे आप उस पर देशद्रोह के आरोप लगाते हैं, उधर सरकार बना लेते हैं जो पहले से आपके हिसाब से वो नारा लगा रहे हैं अफजल गुरु का। इसी जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ लीजिए कि अफजल गुरु ने जो किया वो हमारे सामने है, उसको उसकी सजा मिल गई है, लेकिन राजौना और भुल्लर क्या लड्डू बांट रहे थे? उन्होंने भी हत्या की थी, पंजाब के मुख्यमंत्री की उसमें से एक ने हत्या की थी, उनको भी फांसियों की सजा हुई, उनकी भी राष्ट्रपति ने फांसी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की उसमें क्या भूमिका रही? वो आतंकवादी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही? भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से मिलकर क्या भूमिका निभाई? ये वाला पीडीपी का उदाहरण क्यों देते हैं? मैं उदाहरण मैं बता दूं। देखिए, 1 मिनट ब्रेक में जाएंगे, आप 1 मिनट में कहें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो, ये संदर्भ राज्य और राष्ट्रवाद में अंतर कीजिए। राज्य नहीं, अच्छा, वो राज्यवाद है, नहीं, पंजाब राज्यवाद है। मेरी बात सुन लीजिए। कभी कभी राज्य को संदर्भों के अनुकूल
संदर्भों के अनुकूल, मैं कहना चाहता हूं संदर्भ में, ये प्रैग्मेटिक है, संदर्भों के अनुकूल राज्य को निर्णय लेना पड़ता है। और जब चाहेंगे तब प्रैग्मेटिक हो जाएंगे, जब चाहेंगे तो आइडियोलॉजिकल हो जाएंगे। इसे सरकार बनाना है, ये राज्य का फैसला या राजनीतिक दल का फैसला? मैं कह रहा हूं तब प्रैग्मेटिक हो जाएंगे, और जब चाहेंगे तो आइडियोलॉजिकल हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राज्य को संदर्भ के अनुकूल प्रैग्मेटिक फैसले राज्य के हित में लेना पड़ता है। वो भी मैं नहीं फंसा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, अफजल गुरु को ग्लोरीफाई करना, तो उन्होंने तो शहीद कहा है पीडीपी वालों ने। तो मैं लार्जर डेमोक्रेटिक, उनसे कौन सहमत है? तो लार्जर डेमोक्रेसी में इनको भी एडजस्ट कर लीजिए। आप जब उनको एडजस्ट कर मैंने क्या कहा, मैं राजनीतिक दल रवीश जी मेरी बात का पूरा नहीं होने दे रहे हैं, उनके मुख्य, मेरी बात का पूरा नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी संप्रभु राज्य अपने जमीन पर अफजल गुरु के पक्ष में नारा लगाने वालों को, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रवाद नहीं, ये के अंडर में काम किया है, उनके साथ गठबंधन नहीं, वो उनको कोऑप्ट किया जा रहा है। उन्होंने आपको नहीं, उनको कोऑप्ट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री आज बता दूं, जम्मू, और आप डिप्टी सीएम बने। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के हित में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोऑप्ट करना। और दूसरा, एक अंतिम 3 सेकंड तो दीजिए। अफजल गुरु एक जगह बैठ हो सकता है, एक जगह नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अफजल गुरु के ग्लोरिफिकेशन करना। देखिए, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद करना। ये देशद्रोह नहीं, तो कौन सा देशद्रोह है? मुफ्ती से आज की तारीख में राम माधव गए हैं, उनसे बयान दिलवा लीजिए कि अफजल गुरु पे उनकी क्या राय है। दिलवा लेंगे आप? अफजल गुरु देशद्रोही था, अफजल गुरु टेररिस्ट था, साफ तौर पे हमारा भारतीय जनता पार्टी करने वाली पार्टी के साथ आप कैसे बैठ सकते हैं? तो राष्ट्रवादी, मैंने पहले का लाल डेंगा से लेकर महबूबा मुफ्ती सईद तक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलते रहना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। जो मैं बहस करना चाहता था उसकी तस्वीर नहीं बनती, ये हो जाता है टेलीविजन में कि एक उदाहरण देके इनको घेर लें, एक उदाहरण देके कांग्रेस को घेर ले, तो वो बात उतनी बनती नहीं है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि इस तरह से ये देशद्रोही की निशानदेही करना और हर बात को एक राष्ट्रवाद के चश्मे से देखना, अगर इस तरह से लगातार होता रहे तो हम और आप कहां जाएंगे, हम और आप कहां खड़े रहेंगे? क्या हम सबको बचाने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, अपनी जान बचाने के लिए, जो झंडा लेके अदालत के बाहर खड़े रह जाते हैं? अगर आप में से कोई गरीब है, किसी की जमीन किसी ने ली है, तो सोच लीजिएगा कल कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा। पानी पी लीजिए, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल रख दें कि जो इस तरह से पटियाला कोर्ट में हुआ है उसके संदर्भ में अभय जी, पहले आपसे, कई लोग को लगता है कि ये एक नए तरह का एक खतरनाक आहट है, शायद यही फांसीवाद का कोई रूप है कि आप अदालत में घुस नहीं सकते हैं, भीड़ जमा हो सकती है, वकील जो है जज से पहले जज बन गए हैं, फैसला दे दिए हैं। मतलब ये एक घटना है, ठीक है, लेकिन अगर पूरे देश के विस्तार में अगर आप देखिए तो क्या आपको लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद या लोकतंत्र की संस्थाओं को कोई बड़ी चुनौती मिल रही है? देखिए, लोकतंत्र जो है वो संस्थाओं से चलता है। पूरे देश को देखकर आपकी बात मैं समझ गया। लोकतंत्र जो है वो संस्थाओं से चलता है, वो एक संस्थागत प्रक्रिया का नाम है। और जब संस्थाओं के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं और खुल के उन संस्थाओं के ऊपर हिंसक हमले होते हैं, घोषित करके हमले होते हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी समस्या है। देखिए, आप जादवपुर विश्वविद्यालय की जो ऑटोनॉमी है, उसके वाइस चांसलर ने कहा कि हम अपनी ऑटोनॉमी नहीं टूटने देंगे, पहले हम जांच करेंगे, हम इसको पुलिस लाइन नहीं बनने देंगे अपने विश्वविद्यालय को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ, उसमें पुलिस घुस गई और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर अभी तक देशद्रोह का कोई सबूत नहीं है, साबित नहीं हो पाया है उसके ऊपर। जांच अभी चल रही है, बिना जांच किए हुए उसको पूरा कर लिया। उसके बाद अदालत की ऑटोनॉमी, न्यायपालिका की ऑटोनॉमी, उसके ऊपर खुला हमला पटियाला हाउस में हो रहा है। जो प्रेस की ऑटोनॉमी है, उनकी दनादन पिटाई हो रही है। अच्छा, अब सवाल यह है कि राजनीति को आपने राष्ट्रवाद के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर इतना गर्म कर दिया है, ये समझे हुए, ये अंदाज लगाए बिना कि इससे जो आग निकल रही है उसमें आप हाथ नहीं ताप पाएंगे। सरकार आपकी है, आप 1990 की तरह विपक्ष में नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन से राजनीति गर्म हुई थी, उस गर्मी से कांग्रेस झुलस गई थी, बीजेपी ही झुलसेगी, वही सत्ता में है, उसी को ये आग बुझानी पड़ेगी, उसी को ठंडा करके खाना पड़ेगा, वरना जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा।
राकेश जी, आपको लगता है कि ये गर्माहट पैदा की जा रही है? एक तो मैं पहले करेक्ट कर दूं कि मैं जो कहा वो था, वाल्मीकि रामायण का था, वेद का नहीं मैं था, गलती जो से जननी जन्मभूमि। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं हमारे एक दर्शक ने एसएमएस कर दिया था वैसे। अच्छा, मैं एक वैचारिक बात आज करने आया था, और जो मैं राष्ट्रवाद को यहाँ कहूंगा कि आज के संदर्भ में कुछ दृष्टि डालिए। जब तक वैचारिक बात को आप नहीं समझेंगे, हर चीज को देखिए, राष्ट्रवाद को दो रूप में देखिए, सेमेंटिक, उसका शाब्दिक रूप क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो हर कोई कहता है राष्ट्रवाद मतलब भारत जिंदाबाद, भारत के, वो एक सेमेंटिक हुआ है। एक सेंटिमेंटल होता है। तो सेमेटिक जो आया है सो यूरोप से आया है, सेंटिमेंटल जो है वो हमारा भारतीय चीज। यूरोप में सेंटिमेंटल लोग नहीं थे, सेंटिमेंटल कम होता था, इतना मारपीट किया सभी ना, सेंटिमेंटल होते तो युगोस्लाविया 4 हिस्सों में नहीं बढ़ जाता। वहां आए, वहां सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। सेंटिमेंटल लोग भी बढ़ जाता है। सेंटिमेंटल दो भाई सेंटिमेंटल हो गया, घर में हो गया। भारत में सब कुछ के बावजूद भी सब तरह की एक्सक्लूजन, दलितों को इतना एक्सक्लूड किया गया, अन्याय हुआ, लेकिन देश का प्रेम उनका नहीं छूटा। उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को और राष्ट्र के प्रति भक्ति को दोनों में अंतर देखा। इसलिए मैं मानता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही राष्ट्र निर्माण में। उन्होंने कहा विस्मृति, जो आज तक किसी चिंतक ने नहीं कहा यूरोप का। उन्होंने कहा, सब लोग कहते हैं राष्ट्रवाद के लिए स्मृति पास्ट का, उन्होंने कहा आप तो पूरा स्मृति पे ही सर्वाइव करते हैं, आरएसएस की पूरी बाबा साहब कहते हैं कि स्मृति शब्द जो है वो दुधारी तलवार है, इसको संभल के इस्तेमाल कीजिए। नहीं, स्मृति मेमोरी की विस्मृति में उन्होंने कहा कि आप पास्ट की कुछ घटनाओं को भूलना भी सीखिए। यदि नहीं भूलेंगे तो आप में एकत्व और राकेश जी, आपने ये बात कही है, कमाल है। पास्ट, अतीत की घटनाओं को कुछ तो ये गर्माहट कम हो जाएगी, है ना। अंतिम बात कह दूं कि देखिए, ये लाठी वाले जो वकील हैं वो तो देशभक्त हैं। ये जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक बात जान लीजिए, ग्लेशियर में और मरुभूमि में, जिस भूमि का वास्तव में कोई फर्टिलिटी की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं है, वहां जो लोग मर रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो मर रहे हैं। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, यही बात है। इन पर रोष होगा। अब जो आप कह रहे थे उसके खिलाफ कहने लगे आप। लाठी नहीं, वायलेंस नहीं, वो कह रहे थे जो जंतर मंतर पर जो सैनिक बैठे वो क्या गलत हुआ, जो उनका छीना गलत किया, जिनका मेडल छीना गया, फाड़ा गया, वो 5 महीने से वहां बैठे, मूर्ख हैं वो। कल्चर ऑफ वायलेंस पूरी जिंदगी उन्होंने सेना में लगाई है, जाकर देखिए, उनको कोई पूछने नहीं जा रहा जंतर मंतर पर जो बैठे। कल्चर ऑफ वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, हम तो अगर हम एक के सैक्रिफाइस से दूसरे की सैक्रिफाइस को तुलना करेंगे तो हम वो गर्माहट पैदा कर रहे हैं। नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम नहीं करते। हमारा राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाता है, इसलिए कोर्सन नहीं है। हिंदुस्तान को दूसरों को कुटुंब बनने का मौका देना चाहिए। हम ही लोग कुटुंब बन के चले गए हैं, एनआरआई बन के। थोड़ा आने दीजिए अमेरिका जापान के लोग। एक और बात, अंतिम बात मैं कह के समाप्त करता हूं। अंतिम बात कह दूं कि आज जो मार्क्सिस्ट हैं उनका इंडिया के प्रति कंटेम्प्ट को मैं सिर्फ एक कोटेशन समाप्त करता हूं। एक लाइन का कोटेशन है, गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में। 62 के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1965 को रेडियो के प्रशासन में उन्होंने कहा सीपीएम के बारे में, दे आर डिसलॉयल टू इंडिया, दे आर इंडियंस बट दे हैव नो लॉयल्टी एंड लव। गांधी जी ने तो आप लोगों के बारे में नहीं कहा ऐसा। हमने क्यों कहते नहीं कहा? हमने 42 का आंदोलन में भागीदारी दिखाई है। हमने 32 का आंदोलन, औपचारिक रूप से तो नहीं, हमने 30 का आंदोलन में भागीदारी, हमने कांग्रेस के बैनर के अंदर कांग्रेस के झंडे के नीचे दिखाया। अब एक मिनट, हम साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को कभी तोड़ना नहीं चाहते। इस पे बाद में लंबा काउंटर है इस पे, तो अपना पॉइंट रखें। ठीक है, शुरू में राजनीति काफी गर्म हो चुकी है और उसमें राष्ट्रवाद का नाम घसीटा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद अलग किस्म का है, वैसा राष्ट्रवाद नहीं है जिसकी चर्चा वो कोर्ट में मारपीट करने वाले लोग कर रहे हैं, मतलब जिसका दावा कर रहे हैं। मामला इतना गर्म हो गया है, सरकार की समझ में आ चुका है कि इसको ठंडा करना है। बस्सी का ये जो बयान है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कि हम कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेंगे, अगर वो इतना ही राष्ट्र विरोधी है तो उसकी जमानत का विरोध आप क्यों नहीं करेंगे? ये तो बहुत भाई सवाल इस बात का है। इतना गांव-गांव में प्रदर्शन कर दिया, जमानत का आपने पहले, ये तो वही बात रही कि पहले तो कुत्ते को बदनाम करोगे, वो कटखना है, उसके बाद उसे गोली मार दो, और फिर गोली मारने में जब दिक्कत पैदा हो तो कहने लगोगे हम इसके ऊपर रहम करते हैं। ये जो राजनीति करने का ये पूरा तरीका है, ये तरीका उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जो इस राजनीति को कर रहे हैं। झगड़ा राजनीतिक दलों के बीच है या आम लोगों के बीच में भी ये समझदारी बंद हो रही है इस राष्ट्रवाद के नाम? आम लोगों का जो एक बहुत ही राजनीतिकृत हिस्सा होता है। ठीक है, 5 सेकंड। देखिए, आम लोग अनइन्फॉर्म्ड नहीं है, और इसी अनइन्फॉर्म होने के कारण कि जेएनयू में जिस ढंग से प्रोटेक्ट किया जा रहा है उन छात्रों को, मैं उनको भी दोषी मानता हूं। कौन प्रोटेक्ट? उन्होंने आपकी पुलिस, आपकी एजेंसी जांच कर लीजिए, पूरे जांच से अगर मगर करके कौन प्रोटेक्ट किया? मैं नाम पूछता हूं कि जेएनयू में कौन है जिसने प्रोटेक्ट किया? ये मार्क्सवादी शिक्षक हैं। किसने किया? उसने उन लोगों ने प्रक्रिया का विरोध किया है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको, वो गलत प्रक्रिया से हम मुझे किसी का बयान दिखाइए जिसने कहा है कि उसने ये इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पब्लिक फेस अलग है और प्राइवेट फेस अलग है। ये तो कल्पना की बात है ना कि पब्लिक फेस है, तो आपका भी पब्लिक फेस कुछ और है, रियल फेस कुछ और है। हमारा दोनों एक, मेरा फेस एक ही है भाई। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।